नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात शराबबंदी कानून को लेकर करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से ही शुरू है, तो आज हम शराबबंदी कानून को लेकर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में सारण और सीवान जिले की अगर बात करें तो करीब 30 से ज्यादा मौत हुई है जहरीली शराब को लेकर। यह कोई पहली घटना नहीं है जब जहरीली शराब से बिहार में मौत हुई। इसके पहले भी आपको याद होगा कि छपरा में 30 से ज्यादा मौत हुई थी जहरीली शराब को लेकर। तो सवाल कई है। सवाल यह है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है? क्या बिहार सरकार या हमारी जो बिहार पुलिस है, जो शराब माफिया है, उनके सामने नतमस्तक है, उनको रोकने में विफल है? तो सवाल कई है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि 2022 के शराब कांड के बाद भी आखिरकार बिहार सरकार क्यों नहीं जाती? क्यों हर 5-6 महीने के बाद ऐसी घटनाएं सुनाई देती है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान है, चाहे वो बयान बिहार के पुलिस मुखिया का हो, डीजीपी का हो, या फिर बिहार सरकार के मंत्री मद्य निषेध मंत्री जो है रत्नेश सदा उनकी हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हो, पहले आप वो बयान सुन लीजिए, फिर हम चर्चा को जारी रखें। पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। बहुत दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उसके पीड़ित परिवार के प्रति, और जो भी इसमें संलिप्त हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। प्रशासनिक फेलियर कभी नहीं हुआ है, न होगा। जो उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया है। तो आपने सुना बयान, चाहे डीजीपी का बयान हो या फिर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे उनका बयान हो, या फिर जो मद्य निषेध मंत्री थे उनका बयान। मद्य निषेध मंत्री का जो बयान था वो अपने आप में काफी अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं भी प्रशासन की चूक नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि 2 थाना के थाना प्रभारी को और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर प्रशासनिक विफलता नहीं थी तो फिर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं थी। तो जो भी घटनाएं आज से पहले हमने देखी है बिहार में, और जो भी बड़ी घटनाएं हुई है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मौत हुई है जहरीली शराब को लेकर,
उसके बाद एक ही चीज बिहार में दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं, डीजीपी को आदेश देते हैं कि जो भी इसके पीछे है उस पर कार्रवाई कीजिए, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उसके बाद एसआईटी की टीम का गठन होता है और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। लेकिन घटनाएं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे, सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे आशीष नाथ तिवारी जी, जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। प्रतिभा सिंह प्रवक्ता जदयू, प्रीति नंदिनी प्रवक्ता जन सुराज पार्टी के, प्रमोद सिन्हा प्रवक्ता आरजेडी के, और आकाश कुमार जो हमारे संवाददाता हैं सिवान से, वो हमें बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, आखिर क्यों इतनी ज्यादा मौत, यानी 26 से ज्यादा मौत की बात खुद जो अभी डीजीपी का बयान था उसमें खुद वो बता रहे थे कि 24 से ज्यादा मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले हम आकाश के पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या रहा है। अभी तक जो भी इतनी बड़ी घटना घटी है उसका कारण उन्हें क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद है, तो वो कारण मुझे लगता है अच्छे से बता सकते हैं। आकाश। जी बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना घटी है ये तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी दुखद घटना है। एक साथ इतने लोगों की मौत होती है, मास स्तर पे एक तरह से कहें कि ये कत्ल किया जा रहा है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो शराब व्यवसायी हो या पुलिस प्रशासन जो इसमें मिलीभगत कर रही है, या एक तरह से कहें तो ये आरोप लग सकते हैं इन लोगों पे कि इन लोगों ने हत्या की इन लोगों की, जो लोग शराब, जो जहरीली शराब है वो बेच रहे हैं। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दशहरा अभी हाल ही में खत्म हुआ है और बहुत जगह ऐसा होता है कि दशमी के बाद भी कई जगहों पे मूर्ति विसर्जन होते हैं, और भगवानपुर का भी ये एरिया जिस समय से ये घटना शुरू की है उस दिन मूर्ति विसर्जन की पूरा माहौल था, और मूर्ति विसर्जन के दौरान मास स्तर पे जो है बाजार में, जो वहाँ का माघर बाजार है और जो भगवानपुर बाजार है, वहाँ मास स्तर पे गरीब तबके के लोग आते हैं मूर्ति देखने के लिए, मूर्ति भसान देखने के लिए आते हैं, मेला घूमने के लिए आते हैं। और इस स्तर पे मोटी कमाई इन व्यवसायियों की हो जाए, जो लोग जहरीली शराब बना रहे हैं, जहरीली लीकर जो बना रहे हैं, इन लोग की मोटी यहाँ कमाई हो जाए, जिसको लेकर ये लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे पैकेट में, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे या देखा भी होगा कि छोटे छोटे प्लास्टिक में, जो सफेद प्लास्टिक होते हैं जिसमें सब्जी वगैरह या सामान ले जाए जाते हैं, उसमें पानी की तरह दिखने वाला ये लिक्विड किसी ना किसी केमिकल से बनाए जाते हैं। उसकी जांच अभी हो रही है, उस केमिकल से बनाकर और इन लोग को दिया जाता है, और कम पैसे में इन लोगों को नशा हो जाए इसलिए ये बेचा जाता है। और जो लोग भी आते हैं अपना एंजॉय करने आते हैं, बहुत सारे डांस होते हैं, बहुत सारे रैलियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं मूर्ति विसर्जन में, और इसी में ये सारे लोगों ने इन लोगों को पिया है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे तबके जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खा के पूरी खत्म कर देते हैं, पूरे परिवार में खाना पीना खाकर उसको खत्म कर दिया जाता है जो भी कमाई होती है। वैसे परिवार चाहता है कि जितना समय हो उसको हम इंजॉयफुली जिए, तो ये कम पैसे में इन लोगों को ये शराब मिल जाता है, और यही कारण रहा है कि मैक्सिमम शराब बिकी है। और जो लॉट बना है ये शराब, जहरीली शराब का जो लॉट बना है, जो हमारी जानकारी है और हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगभग 300 लोगों के पास ये वितरण हुआ है, यानी 300 लोगों के बीच ये बांटे गए हैं शराब, यानी कम पैसे में बेचे गए हैं, मोटी कमाई के लिए कम पैसे में ज्यादा मात्रा में ये शराब को बेचे गए हैं, जिसके चलते ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग अपना मजदूरी करते हैं, खेत में खेतीहरी करते हैं, उन लोगों को ये पैसे कम पैसे में 25 रुपये में 30 रुपये में छोटे से पाउच टाइप के बना के बेच दिए जाते हैं, और वो लोग इसको पी के नशा करते हैं। और पूरे मेले में, मतलब जो जुलूस निकलता है, आखड़ा जो निकलता है, उसमें ये लोग मौज मस्ती करते हैं, और इसी को लेकर ये पूरी व्यवस्था अपनाई गई थी और मोटी रकम कमाई जा सके। आपको बता दें कि सिर्फ भगवानपुर नहीं, अभी जब मैं अस्पताल में था सुबह से, तब ये पता चला कि भगवानपुर के आसपास के जो प्रखंड है, बसंतपुर है, गोड़िया कोठी है, इन जगहों के लोग भी वहां इस आंकड़े में आते हैं। उसमें से भी 2-3 लोगों की मौत हुई है, जिसके आंकड़े अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। पुलिस प्रशासन सीधे तौर पे कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रही है। अभी तक आपके हिसाब से आकाश, अभी तक आपके हिसाब से कितने लोगों की मौत हो गई है? देखिए, हमारे अगर हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 27 लोगों की सिवान में मौत हो गई है, जिसके लगभग हमारे पास आंकड़े भी है।
और पुलिस प्रशासन अभी तक 20 बता रही है। सुबह जब ने एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मैसेज के थ्रू मुझसे बात किया और उन्होंने कहा कि एज फॉर सिविल सर्जन के जो निर्देश आए हैं उसके हिसाब से 20 लोगों की मौत उन्होंने डिक्लेयर की थी और यही आंकड़े अभी भी चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास अपनी सूत्र है और अपने जो आंकड़े दिखा रहा है, जो हमने कोशिश की है जानने की प्रयुक्तों से, वो लगभग 27 लोगों की मौत होने की संभावनाएं हैं। जी सौरभ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष नाथ बताइए, क्या बिहार में शराबबंदी ये मान लिया जाए कि पूरी तरीके से फेल है? सौरभ जी, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे आप हों, आपके सिवान के जो सहयोगी हैं या अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, हम में से कोई ये नहीं चाहता होगा दिल से कि हमारा आपका बाल बच्चा शराब पिए, बहन शराब पिए, भाई शराब पिए, जो कुछ उम्र में बड़े हो गए होंगे, जिनके बाल बच्चों की शादी की उम्र हो गई होगी। क्या कोई ये कामना करता है कि उनका दामाद शराबी हो या उनकी बहू शराबी आए? ये इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शराब बुरी चीज है और एक बुरी चीज को रोकना कोई गलत फैसला होगा, मैं नहीं मानता। हाँ ठीक है, उसको रोकने में सरकार बहुत सफल नहीं रही, सरकार हमारी भी रही, दूसरे गठबंधन की भी रही, हर सरकार में घटनाएं हुई हैं। लेकिन शराबबंदी पर जन जागरूकता कैसे लाया जाए, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, सर वो सारी चीजें तो आप कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें तो आप पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, शराबबंदी कानून लाया आपने, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट तो जीरो है। आज हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। तो अगर सरकार नहीं संभाल पा रही है तो वो फिर बैन हटा दे, वो खत्म कर दे कानून। नहीं सौरभ भाई, ये एक फौरी निर्णय हो सकता है, हमें तात्कालिक उपाय के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है। कल को तो ये भी कहा जाएगा कि हत्या के खिलाफ कानून बना के क्या फायदा? सर देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए दोनों चीजें अलग अलग है। कानून बना के क्या फायदा? एक अलग नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। हत्या करना, शराबबंदी कानून आपको भी पता है केवल बिहार में लागू है सौरभ भाई। नहीं, और जहां जहां लागू करने की कोशिश की गई, अगर दूसरे राज्यों में भी लागू करने की कोशिश की गई तो कुछ दिनों के बाद उसे हटा दिया गया, क्योंकि संभाल नहीं पाई सरकार। नहीं आप इसे हत्या से जोड़कर मतलब ना बोले, मैं यही आपसे विनती करूंगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि कई ऐसे कानून हैं दुनिया के तमाम देशों में जिसे पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका, तो क्या उन्हें हटा दिया जाए? जहां हाथ के बदले हाथ का कानून है, आंख के बदले आंख का जिन मुल्कों में कानून है, वहां भी तो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या वो कानून हटा लिए गए? हम कानून को हटाने पर ही सीधे क्यों विमर्श करने बैठ जाते हैं? हम इसको बेहतर तरीके से कैसे लागू कर पाए, इस पर विमर्श करने क्यों नहीं? 8 सालों में तो वो बेहतर तरीका दिखा नहीं आज तक। 8 सालों में तो वो बेहतर तरीका सरकार का अभी तक नहीं दिखा है लोगों को। सौरभ भाई, मैंने शुरुआत कैसे की? क्या हम और आप, हम ही दो लोग अगर विमर्श करने बैठे, चाहेंगे कि हमारे आपके बाल बच्चे शराबी हों, हमारा आपका बेटा दारू पिए, बहू दारू मेरे और पिए, आपके चाहने से तो नहीं, मेरे और आपके चाहने से हम तो जानते हैं कि वो बुरी चीज है, इसीलिए कह रहा हूं, हम जानते हैं ना वो बुरी चीज है, तो उस बुरी चीज को रोकने का प्रयास किया जाए ना, उसे बढ़ावा देने का प्रयास क्यों किया जाए? चलिए प्रीति नंदनी, अब लगता है कि आप लोगों की जो सोच है या आप लोगों ने जो कहा है वो सही है। जिस तरीके से लोग पहले भी मरे हैं और आज भी जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लगातार हो रही है बिहार में। बिल्कुल, और जो प्रशांत जी या जन स्वराज पार्टी का शराबबंदी को लेकर के स्टैंड है, वो कोई निजी स्टैंड नहीं है हमारा। 5000 से अधिक गांवों में जब पदयात्रा करते हुए प्रशांत जी ने देखा कि हर गांव में शराब बिक रही है और जो थोड़ी बहुत आमदनी है वहां के लोगों की, वो आमदनी जाकर के शाम को पीने में उड़ा दे रहे हैं और सरकार कह रही है कि शराब बंद है। अभी मैं भाजपा के जो हमारे साथी हैं उनको मैं सुन रही थी, आसिफ जी को, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे और हमारी घर के लोग अगर शराब पिएंगे वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने शराबबंदी लगाई है। तो आप तो पूरे देश में हैं, आप तो आपकी तो केंद्र में सरकार है, पूरे देश में ही शराबबंदी लागू करा दीजिए, नेशनल एक लॉ ला करके। तो आप यहाँ पे जदयू के साथ सरकार में है, तो आप उनके साथ आने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा है।
लेकिन आपको भी ये पूरी तरह से पता है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से असफल है। और ये नमूना जो आज हम देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल सैकड़ों लोग मर रहे हैं। आज 27 लोगों की संख्या हमारे सामने आ रही है, लेकिन अभी आकाश जी, आपके जो सहयोगी, उन्होंने बताया कि जमीनी हकीकत कुछ और है। कैसे एक बाजार में 300 से अधिक लोगों को जहरीली शराब दी जा रही है खुलेआम। और अभी मैं मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं, उनका बयान सुन रही थी। उनका कहना है कि कोई निजी तौर पे जहरीली शराब या स्प्रिट पी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम बहुत नहीं, उसके पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था, प्रीति जी आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने भी पिया था, जो पिएगा वो मरेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और जिस तरीके से ये अपनी जिम्मेदारी से पाला छुड़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, उनको मैं सीधे तौर पे कहूंगी कि उनको सोचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों पर कि कैसे आप सरकार में बैठे हैं। जनता ने आपको विश्वास करके उस जगह में पहुंचाया है, गद्दी दिया है कि आप बिहार को सही तरीके से चलाएं, और अपनी असफलता को आप जनता पे ही बढ़ देते हैं। अगर जनता इतनी ही जागरूक होती, आप इतनी अच्छी शिक्षा और उनको नैतिक सोच उनके भीतर लाए होते, तो क्या इस तरीके की जहरीली शराब, नकली शराब, सस्ती शराब बिहार की जनता पीती हो, इस तरीके से मौत होती है। सिर्फ मौत पे ही क्यों बात कर रहे हैं? 50 से अधिक संख्या में, जो संख्या हमारे सामने अभी आ रही है आधिकारिक तौर पे, लोग बीमार हो गए हैं जो अभी हॉस्पिटलाइज। कितने लोगों की आंखें चली गई है, उनके परिवारों की क्या स्थिति रही होगी। कल भी चर्चा, हमारे जब चर्चा हो रही थी अपने चैनल पे, तो इस बात को हम कह रहे थे कि महिलाओं में जो घरेलू हिंसा है उसमें बड़ा, उसके आंकड़े बहुत कम हो गए हैं। अब बड़ी महिलाएं खुश हैं। तो जिस घर में आज जवान बेटे जा रहे हैं, उन महिलाओं की क्या स्थिति होगी, उस परिवारों की क्या स्थिति होगी। तो सरकार जो है जिम्मेदारी लेने के बजाय ये पूरा जो इसका दोष है वो गरीब, लाचार और जो बड़े अनपढ़ लोग हैं, बिहार के साधारण लोग हैं, उन पर मर देती है। और अपने उनको जो सारी सुविधा दी गई है बिहार को चलाने की, उसमें वो ये कहते हैं कि हमारी प्रशासन तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं सवाल पूछना चाहूंगी, यहाँ जदयू की भी प्रवक्ता बैठी है, भाजपा जो सहयोगी दल है उनका, वो भी बैठे हुए, ये बताएं कि कैसे 300 से अधिक खुलेआम बाजार में लोगों को नकली शराब पहुंचाया गया, और उस वक्त आपकी प्रशासन कहाँ थे? और जो आपके मद्य निषेध विभाग, ठीक है प्रीति जी जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा सिंह जवाब दीजिए। जी सौरभ जी, सबसे पहले तो जिन परिवारों के लोग गए, उन परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, शोक व्यक्त करती हूँ। लेकिन ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। हमसे सवाल किया गया कि कैसे 300 लोगों तक जहरीली शराब पहुंचाई गई। मैं पूछना चाहती हूँ अपनी बहन से कि क्या आप बिहार की जिम्मेवार नागरिक नहीं है? कि क्या बिहार के जिम्मेवार नागरिक सिर्फ उतने ही लोग हैं जो सरकार में या सत्ता में बैठे हैं? क्या बिहार के प्रति उन्हीं की जिम्मेवारी है जो शासन प्रशासन में बैठे हैं? क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती? अगर हमने बिहार का अन्न खाया है, बिहार में पले भरे हैं, बिहार की छाया हमें मिली है, तो हमारी भी जिम्मेवार बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हम भी, सरकार कानून बना सकती है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर सकती है, सरकार किसी के दिमाग को क्लीन नहीं कर सकती है। जब तक हम महिला होने के नाते, अगर हमारा पति, कोई भी महिला ईमानदारी से कह दे कि अगर उसका पति शराब पी करके आता है और पड़ोसी पूछे कि क्या कल आपके पति ने शराब पिया था, अगर वो ईमानदारी पूर्वक कह दे कि हाँ हमारे पति ने शराब पिया था, जो कानून बना है, अगर वो थाना को फोन करती है या मद्य निषेध उत्पाद विभाग वाले को फोन करती है, इतनी हिम्मत है किसी महिला में? मैं एक महिला हूं और चैनल पर बैठकर बोल रही हूँ। किसी माँ का बेटा शराब पीता है, क्या वो माँ कभी एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा बच्चा शराब पी रहा है या हमारा भाई शराब पी करके आता है? नहीं। तो जब तक हम जनता, एक जनता के रूप में मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम सचेत नहीं होंगे, हम गलत चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे, इसके लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा प्रतिभा सिंह? सौरभ जी, जब तक लोगों के दिमाग में फिट नहीं बैठ जाता है कि ये बुरी चीज है, इसे त्याग देना है, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अरे तो लोग जहर पिएंगे तो मरेंगे ही। मैं भी वही चीज कहूंगी। अगर पता है कि जहर पीकर मरना है तो जहर पिएंगे तो मरेंगे। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, जो पिएगा सो मरेगा। आज फिर से वो मुख्यमंत्री का जो बयान था वो याद आ गया, और उसी तरह का बयान जदयू के प्रवक्ता भी दे रही है, जो पिएगा सो मरेगा। हाँ, पाबंदी के बावजूद अगर आप पिएंगे तो मरेंगे। देखिए सौरभ जी, अभी प्रतिभा जी को हम सुन रहे थे
और भी जो प्रीति नंदिनी जी को भी हम सुने और जो बातें सामने आई। आप देखिए इस प्रकार की जो घटनाएं घट गई, 16 गांवों में मातम पसर गया। 16 गांव के लोग जो है जहरीली शराब पी करके जो उनकी मृत्यु हुई, और उसमें 27 से की संख्या आ रही है सामने, जिसमें 27 लोग जो है मर गए और कई लोगों की रोशनी चली। और इस प्रकार की घटनाएं बराबर देखने को मिलती। और लगातार जब विपक्ष इन सब सवालों को लेकर के सरकार से प्रश्न करता है, सरकार को आईना दिखलाने का काम करता है, तो ये लोग अपने जिम्मेवारी से, जिस प्रकार अभी आपके टीवी चैनल पर जदयू के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से अपनी जो इनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी थी, उन जिम्मेवारी से बचने के लिए इन्होंने सारा ठिकरा जो है जनता के ऊपर ही फोड़ देने का काम किया कि जनता की ही जवाबदेही है, जनता की भी जवाबदेही है। और वो अगर जहर पीते हैं, आप इनसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि लोग जो आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो आत्महत्या करते हैं और उसमें बच जाते हैं तो उन पर भी केस होता है, क्योंकि मानव भी एक संसाधन है और उस पर भी देश का अधिकार है। मेरा जो अपना समझ है वो मैं अपनी बात कह रहा हूं। अब समझने की जरूरत है कि क्या हम ऐसे ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। और जहां तक जवाबदेही की बात है, तो ये तो पूरी तरह से सरकार की जवाबदेही बनती है। जब आप कानून बनाए और कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक ढंग से सुचारू रूप से आप नहीं करेंगे, ग्राउंड तक उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है। और जब प्रमोद इस जी, आपने प्रकार की 17 घटना महीने में नहीं नहीं किया। नहीं 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 17 महीने फिर में अब आपने नहीं पहले प्रयास किया था। आपने प्रतिभा प्रयास जी आप नहीं किया था सुनिए ना, 17 महीने में। इसका भी जवाब दे देंगे प्रतिभा जी, इसका भी जवाब दे देंगे। पहले थोड़ा धैर्य रख करके सुनिए। आप जिस प्रकार से जवाबदेही से भाग रही हैं, हम लोग नहीं भागते हैं, विपक्ष के लोग नहीं भागते हैं अपनी हम लोग जवाबदेही से। जवाबदेही आप से सुन कभी नहीं लीजिए। भागते नहीं हैं, नहीं, जवाबदेही कभी से नहीं, तो भाग रही हैं। आप पहले सुन बिल्कुल तो लीजिए नहीं। कैसे आपने अपनी जवाबदेही से भागने का काम किया है, वही तो हमको बता रहे हैं। आपने सीधा कह दिया कि जनता की जवाबदेही बनती है, जो पिएगा वो मरेगा। अरे सरकार की जवाबदेही क्या है? सरकार की जवाबदेही सिर्फ इतनी है कि अगर इस प्रकार की घटना घटी है, संज्ञान में आया है, लोग मरे हैं, तो इतिश्री अगर कुछ पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर देंगे और उससे आपकी आपकी खाना पूर्ति हो जाएगी। यही जवाबदेही है क्या सरकार की? ये तो लगातार आप लोग करते रहे हैं। आखिर आपका जो भाई, तो इंटेलिजेंस जिसकी है, लापरवाही आपका होगी जो सूचना, सस्पेंड उसी को नहीं किया जाएगा ना। सुनिए ना, आपसे आप सुनिए बात को। आपका जो सूचना तंत्र है वह किस प्रकार से फेलुअर है? अगर होता है ना सूचना तंत्र, प्रशासन में एक सूचना तंत्र है कि नहीं है? वो आपको जवाब रिपोर्ट नहीं देता है क्या ऊपर के लोगों तक? लेकिन ऊपर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं का संरक्षण प्राप्त है जब जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि नीचे के ही लोग ये कर रहे हैं और ठीक ऊपर है। के लोग जो है इससे बचे हुए हैं। प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं। आशीष नाथ, ये बताइए, आपको भी लगता है कि ये बयान बिल्कुल सही है, जो पिएगा सो मरेगा? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ सौरभ जी, देखिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार की महती जिम्मेदारी है कानून को लागू करना, कानून का पालन करवाना, उसका प्रचार प्रसार करना, जागरूकता का काम करना। ये सरकारों का ही दायित्व होता है। सरकार हमारी रहे, दूसरे की रहे, ये उसका मूल दायित्व है। और 4 मरे या 24 मरे, अगर इस तरह की घटनाओं में मृत्यु होती है तो सरकार को अपनी जवाबदेही से भागना नहीं चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ भी रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी ले भी रही है, कार्रवाइयां भी हुई हैं। तो फिर इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान का क्या मतलब है कि जो पिएगा सो मरेगा? नहीं, मैं अपना पक्ष, ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागना ही है ना। अगर आप राज्य के मुखिया हैं और आपके हाथों में पूरा तंत्र है, उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, अभी भी आपने अपने सामने देखा होगा कि जो जदयू के प्रवक्ता है बैठी हुई है, वो कह रहे हैं कि किसी को सुसाइड करने से रोक तो नहीं सकते हैं ना हम। प्रयास करें तो सुसाइड भी रोक सकते हैं। वैसी परिस्थितियां पैदा होने से परिवार भी रोक सकता है, सरकार भी रोक सकती है, समाज भी रोक सकता है। मैं बस ये कह रहा हूं सौरभ जी, लाखों लोग जेलों में बंद हैं। आप भी जानते हैं कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, सस्पेंशन ही नहीं, कई तो बर्खास्त कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि किसी को बचाया गया, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया गया। जो भी सामने आया उस पर कार्रवाई हुई।
दया भी आती है। लाखों लोगों को जब हम सुनते हैं कि वो जेलों में बंद है, हमारी कोशिश भी होती है कि उन्हें सुधारा जाए, उन्हें छोड़ा जाए। अब क्या कार्रवाई हो, इससे बड़ी किस तरह की कार्रवाई हो? क्या गांव के गांव जेल भेज दिए जाए? नहीं। तो एक रास्ता जो हम सब मिलकर निकालेंगे, सिर्फ सरकार नहीं निकालेगी, आपकी भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, समाज की भूमिका होनी चाहिए, साहित्यकारों की, कवियों की, कलाकारों की भूमिका होनी चाहिए कि एक बेहतर कानून जो बेहतर समाज के निर्माण के दिशा में बनाया गया, उस कानून को कैसे ठीक से लागू किया जाए। उसमें जो गड़बड़ी रह गई, लोग नहीं मान रहे। मतलब क्या है कि लोग कानून नहीं मान रहे हैं और वो शराब पी ले रहे हैं, उसमें कुछ जहरीली शराब निकल जा रही है तो मौतें हो जा रही हैं। जब शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब की घटनाएं होती थी, कम होती थी तो तब भी। तो कैसे हम शराब मुक्त समाज बनाए? देखिए, बुराई मुक्त समाज चाहिए। अभी हमने नवरात्र मनाया ना, नवरात्र का संदेश क्या है? बुराई मुक्त समाज, कि जितनी बुराइयां हैं, समाज 9 हाथ है और 9 हाथ का क्या दायित्व है? समाज की बुराइयों को खत्म करना। तो समाज की इस बुराई को खत्म करने में प्रीति नंदनी जी कह रही थी, प्रीति नंदनी जी देखिए, आपकी पार्टी का कोई भी पक्ष हो, लेकिन मैडम क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप शराब पिए, आपके भाई बहन शराब पिए, बाल बच्चे शराब पिए बाद में? आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि है तो बुरी चीज, तभी ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो तो कह रही है ना, वो तो कह रही है कि पूरे देश भर में लागू कर दीजिए शराबबंदी कानून। मिलजुल को इसको, आशीष जी वो तो कह रही है ना कि पूरे देश में लागू कर दीजिए। आपकी सरकार है वो दोनों जगह। गुजरात में पहले से भी लागू है, गुजरात में भी शराबबंदी है। जहां लागू है वहां तो समर्थन कीजिए, वहां तो साथ दीजिए, वहां तो मिल के खत्म कीजिए इस पूरी चीज को। वहां आप क्यों इसे बढ़ावा देना चाहते हैं? हमें कहीं दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए हम साथ नहीं दे रहे। अगर हमें लगता कि कहीं एक आध जगह पे शराब बिक रहा है तो हम भी आपका साथ देते, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि समाज में इस तरीके से शराब पिया जाए। शराब समाज के लिए बुरा है, परिवार के लिए बुरा है, लेकिन आज बिहार में हर जगह शराब मौजूद है। पता नहीं हम लोग कैसे कहते हैं कि शराब, हाँ, तो उसको खत्म किया जाए। हम भी जानते हैं मौजूद है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं प्रीति जी, हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि शराब हर जगह मौजूद है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर, मौजूद है। ये सच्चाई मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर ये सच्चाई मैं जानता हूं। इसलिए मैं देखिए, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। व्यक्तिगत सच्चाई जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि हर जगह उपलब्ध है। तो इसे कैसे खत्म किया जाए, कानून का पालन कैसे हो, इसके डर से कानून नहीं हटा ले। क्योंकि अपराधी बहुत मजबूत है, इस डर से हम कानून हटा लें, ये अच्छी बात नहीं है। गलत काम करने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारे डर से कानून हटा लिया जाए, ये लॉजिक ठीक नहीं है। जी सर। आशीष जी, जो जिस अपराधी की आप बात कर रहे हैं, वो अपराधी भी तो घर के अंदर है ना, और सरकार के संरक्षण में ही फल फूल रहा है। ये भी एक सच्चाई है। देखिए, संरक्षण का आरोप मुझे लगता है ठीक नहीं है कि सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा, घर में मौजूद है। दिक्कत यह है कि घर में मौजूद है। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है कि इसे बनाना बड़ी आसान है, लोग अपने घरों में भी बना लेते हैं, खेतों में भी बना लेते हैं। बहुत मुश्किल है इसकी निगरानी करना। जो जरूरी चीज है वो ये है कि सूचना तंत्र कैसे मजबूत हो कि भाई बन रहा है, चलो थोड़ी बहुत मात्रा में बना, 1 दिन 2 दिन कभी फेस्टिवल में बना, लेकिन लगातार बन रहा है, बेचा जा रहा है, इसकी सूचना थाने को कैसे नहीं है? मतलब या तो तंत्र कमजोर है या फिर तंत्र वसूली में लगा है। दो ही चीज है, या तो तंत्र कमजोर है या तंत्र वसूली में लगा है। हमें इन दोनों को ध्वस्त करना है और मुझे लगता है कि इसमें सबका सहयोग जरूरी है। अगर कमजोर तंत्र है तो उसे भी ध्वस्त किया जाए, भ्रष्ट तंत्र है तो उसे भी ध्वस्त किया जाए, और इसमें सहयोग चाहिए। इसकी आलोचना ना हो, इसे खत्म करने की बात ना की जाए, इसमें सहयोग चाहिए। मिलजुल के बुराई को खत्म कर सकते हैं। बुरी चीज है, सबने माना ना, तो आइए ना खत्म करते हैं। चलिए आकाश, फिर से एक बार आपके पास आते हैं। आकाश, ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद है, आपको क्या लग रहा है, जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदारी की बात करें, आपने तमाम प्रवक्ताओं का जो चर्चा के दौरान बयान सुना होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि जिम्मेदार कौन है? कारण आप जिस जिले में रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे लगता है कि उस जिले से लगातार ऐसी खबरें आती हैं। सबसे ज्यादा छपरा और सिवान से ही खबरें आती हैं। बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपको बिल्कुल नंदिनी जी, मैं पूरी बात बताता हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिवान और छपरा एक ऐसा जिला है जो हमारे उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वहां शराबबंदी है नहीं, और वहां से लगातार शराबें मंगाई जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वो तबके प्रभावित होते हैं जहरीली शराब से जो तबके हैंड टू माउथ होते हैं,
मतलब जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खा के खत्म कर देते हैं। और इसकी जिम्मेदारी, अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो आशीष नाथ तिवारी जी ने जो बताया कि निश्चित रूप से दो चीजें, एक तंत्र मजबूत नहीं है और दूसरा भ्रष्ट। जो प्रशासन के लोग हैं ये भ्रष्ट हैं, ऊपरी स्तर पे कहें या निचले स्तर पे कहें, निश्चित रूप से भ्रष्टता यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और इसी का ये बड़ा परिणाम है कि हर बार यहाँ पे आसानी से ये सब जहरीली शराब मंगा ली जाती है। जहरीली शराब के जो भी केमिकल हैं वो मंगा लिए जाते हैं, आसानी से बना लिए जाते हैं, क्योंकि बगल का हमारा जो स्टेट है वहां शराबबंदी नहीं है, वहां से वो चीजें, वो लिक्विड आकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। मुझे जो लगता है कि स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है ये काफी ज्यादा यहाँ पे भ्रष्टता दिखाती है, और स्थानीय स्तर पे मोटी रकम लेकर बाहर से इन चीजों को बनाने के लिए जो केमिकल्स आते हैं, जो सामान आते हैं, जो पिछली बार जांच में मिला है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मंगाए गए थे जो कहीं ना कहीं प्रशासन इन्वॉल्व रहते हैं, बड़े बड़े इसमें सफेद पोस्ट भी कई नाम सामने आ जाते हैं, और सत्ता से जुड़े हुए लोग भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसे की लालच में, स्थानीय प्रशासन तो इसमें सहयोग करता ही करता है, और यही बड़ा कारण रहा है कि यहाँ पे शराबबंदी फेल है और नीचे के तबके के लोगों को जहरीली शराब बेची जाती है मोटी रकम कमाने के लिए। तो निश्चित रूप से भ्रष्टता बहुत मायने रखता है यहाँ पे। जी सौरभ सर। प्रतिभा जी, इतना सब कुछ सुनने के बाद अब भी आप यही कहेंगे कि हमारी सरकार में कोई परेशानी नहीं है, हमारी सरकार बेकसूर है, हमारे जो पुलिस है वो बेकसूर है, जो पिएगा सो मरेगा? सौरभ जी, अगर मुझे ये कहना होता कि हमारी पुलिस बेकसूर है तो पुलिसों पे कार्रवाई कैसे होती? तो ये तो हमेशा होता है, कुछ चौकीदार पुलिस- और कुछ चौकीदार और कुछ छोटे जो पुलिस वाले होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। ये हमेशा नहीं, होता है। मसरख थानेदार को भी सस्पेंड किया गया है, अभी जांच चल रही है। सवाल है कि जिस थाने के अंतर्गत जहां पर ये कांड हुआ वहां के थानेदार को सस्पेंड किया, कि जिम्मेवारी आखिर उनकी बनती है ना, तो क्या उसके लिए एसएसपी को सस्पेंड किया जाएगा? सौरभ जी, जो जिम्मेवार होंगे उन्हीं को सस्पेंड किया जाएगा ना। और ये कहकर कभी ये सरकार जिम्मेवारियों से नहीं भागती है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार ने कानून बनाया हम महिलाओं की मांग पर, जिससे हम महिलाएं पीड़ित थे, महिलाओं के मांग पर सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार को पता था कि जब भी इस तरह के कानून लाए गए हैं, इतिहास गवाह है, सरकारें गई हैं, सरकार कुर्सी जा भी सकती थी, लेकिन सरकार ने उसका परवाह नहीं किया, राजस्व का परवाह नहीं किया। उन्होंने परवाह किया बिहार की महिलाओं का, जिसकी मांग पर उन्होंने नशाबंदी कानून लाया बिहार में। तो सौरभ जी, क्या हम पूरे समाज की समीक्षा की जरूरत है प्रतिभा सिंह? बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा की जरूरत है, आपको लगता है एक बार फिर से? बिल्कुल सौरभ जी, समीक्षा की जरूरत भी है और सरकार समीक्षा करती भी रही है और करेगी भी। जब भी इस तरह के मामले होते हैं सरकार समीक्षा करती है, सरकार बिल्कुल सजग रहती है इन सभी मामलों में। लेकिन हाँ, चूक कहीं ना कहीं तो हो रही है। आखिर बनाने वाले को ताकत कहाँ से मिल रही है, वो क्यों बना रहे हैं, पीने वाले को भी समझना चाहिए, और जिनके घर के लोग पीते हैं उन्हें भी इसकी सूचना जरूर स्थानीय थाने को देनी चाहिए कि देखिए हमारे घर में हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई शराब का सेवन कर रहा है, जो कानूनन गलत है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम और उसे बचाते हैं। तो जब तक हम आगे नहीं आएंगे सौरभ जी, कानून बना देने से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कानून है, राज्य हित में कानून है। आज महिलाएं पति से पिट करके रो नहीं रही हैं, पीने वाला पी रहा है लेकिन वो पी करके चुपके से सो जाता है। आज उसे डर है कि हमारी प्रतिष्ठा जाएगी, हमारी पत्नी कंप्लेन कर सकती है। पहले पी करके औरतें पीटी जाती थी, औरतों के महिलाओं के दुपट्टे खींचे जाते थे। आज कम से कम वो नहीं हो रहा है, महिलाएं पीड़ित नहीं है। बलात्कार की घटनाएं, प्रीति जी, बलात्कार की घटनाएं सिर्फ शराब पी करके नहीं हो रही हैं,
वही कह रही है ना कि आप लोग बलात्कारी जहाँ माँ की शराबबंदी को कोख से बड़ा बलात्कारी बता और रहे हैं कुछ ना, ऐसे एक्चुअली में प्रीति ऐसा जी नहीं है। बलात्कारी या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व माँ की कोख से पैदा लेते हैं, जो उन्हें सरकार महिलाओं या को पीटते समाज हैं ना, नहीं कोई बदल सिर्फ शराब सकता, पी के नहीं पीटते उनकी थे। मानसिकता आज भी को नहीं पीटती है बदल महिलाएं, सकते शायद आप। आप देख नहीं रही है, लेकिन आज भी महिलाएं मानसिकता पीट को रही है। बिल्कुल नहीं। मैं खुद शराबबंदी के लिए, नशाबंदी के लिए मैं काम करती हूँ प्रीति जी, मेरा पिछले 20 वर्षों का अनुभव है। मैंने उस समय का भी देखा था काल आपने और 20 मैं वर्षों आज से भी काम देख किया रही तो हूँ। आप बिहार का एक शहर बता दीजिए, मैं गांव बता दीजिए जहाँ आज शराब भी देख रही हूँ। मिल सकता है। नहीं आप तो बताइए एक महिला का नाम बता दीजिए जो थाने जाकर के कहती हो कि साहब मेरा पति शराब पी करके मुझे मारता है, उसे लॉकअप ठीक है, में डालिए। मैं जरूर आपको अगली डिबेट में ही आपको नाम और सारा कुछ आपको बताऊंगी। अभी आप बिल्कुल, और उस अगली पे डिबेट अगर तक कार्रवाई नहीं हुई हो तब बताइए मुझे, अगर कार्रवाई ठीक नहीं है हो तब बताइए मुझे। आशीष जी, मुझे ये बताइए, आपको भी लगता है ऐसा कि एक बार फिर से सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, और जैसा कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और वो जरूरी। देखिए सौरभ जी, मैं फिर कहूंगा कि हमें अपनी बुरी आदतों के आगे अपने कानून को बौना नहीं बनाना चाहिए। ये आदत अच्छी नहीं होगी। फिर जो हमारी बुरी आदत है उसके सामने हमारा कानून छोटा दिखे, बौना दिखे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अभी इस विमर्श के दौरान एक बात मेरे मन में है, चौकीदार वो कड़ी है जिसको सबसे पहले सूचना मिलती है, और चौकीदार वो सूचना थानेदार तक पहुंचाता है। कई बार चौकीदार नहीं भी पहुंचाता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नहीं पहुंचाता होगा, वो पहुंचाता जरूर होगा। फिर थानेदार के स्तर से भ्रष्टाचार वाला खेल शुरू होता होगा। मेरा सौरभ जी तो इसमें सर सुझाव ये है, तो सच्चाई है ना, आप भी बिहार में रहते हैं, ये तो सच्चाई है। हर थाने मैं को एक इसमें फिक्स अमाउंट दिया जाता है मंथली। सुझाव उनको पता मैं एक रहता है सुझाव कि गांव में तस्कर कौन है, शराब तस्कर कौन है, उनको पता रहता है, नहीं, मैं क्योंकि इसमें एक मंथली। सुझाव दे रहा था, और जी, आप लोग भी अगर इस पर काम करें, सरकार को सुझाव दे, मैं भी दूंगा और बाकी लोगों से भी अनुरोध करूंगा, एक ऐसा सेंट्रलाइज पोर्टल बने कि चौकीदार सिर्फ थानेदार तक ही सीमित ना रहे। उस बेचारे की लिमिट वही है, उससे ऊपर जा नहीं पाता। एक सेंट्रलाइज पोर्टल हो कि अगर चौकीदार को कहीं सूचना मिल रही है तो सीधे सेंट्रलाइज पोर्टल पर डाले, मतलब सिर्फ थानेदार को सूचना ना हो, एसपी को भी जानकारी मिले और इधर डीजीपी को भी, पूरे पुलिस विभाग को, महकमे को सूचना मिल जाए कि भाई फला गांव के चौकीदार ने, फला जिले के फला थाने के फला गांव के चौकीदार ने एक सूचना दी है कि फला जगह अवैध शराब का काम हो रहा है। चौकीदारों को इसके लिए ट्रेंड किया जाए, उन्हें भरोसे में लिया जाए, उन्हें विश्वास में लिया जाए। सरकार आपकी है सर, सरकार आपकी है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये सुझाव हम सब दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं सरकार को, आप लोग भी दे कि इस तरह का कुछ इससे भी 100% हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि चौकीदार संभव है कि अपनी कमाई के चक्कर में उसे थानेदार तक बात पहुंचा के सेटिंग कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक जरूर हम रोकने में सफल होंगे। आगे फिर कुछ नया प्रयोग करके देखा जाएगा, आगे कुछ और करके देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक ये प्रयोग थोड़ा बहुत जरूर इस पर काबू पा सकता है, और हम लोग को प्रयास करना चाहिए। सौरभ, ठीक है, प्रीति नंदिनी, अंतिम कमेंट। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो मैं सुन रही हूँ, जो हमारे अभी सत्ता में बैठे जो दो बड़ी पार्टियां हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो आज मीडिया चैनल में आके सुझाव दे रहे हैं कि हम ये प्रयास कर सकते हैं। पिछले 8 साल से बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन कहीं भी शराब बंद नहीं है, खुलेआम शराब हर जगह मिल रहा है। अभी आपके सहयोगी आकाश जी ने बताया कि कैसे यूपी से पिछले 8 साल में पिछले 8 साल में कई नए प्रयास हुए हैं। प्रीति जी, आप लगता है बाहर से पढ़ ओढ़ के अभी हाल में कुछ दिन पहले बिहार आई हैं, आपको पता नहीं है। हर बार उसी 2 जिलों में इस तरह की घटनाएं बहुत अलग अलग प्रयोग हुए हैं, सफलता भी मिली है। ये तो मीडिया चैनल में बस बताने के लिए है। हमें एक छोटा बच्चा भी बिहार को बता देगा कि कहाँ शराब मिलता है, आप जाके गांव में पूछ कर देखिए। तो आप लोग जिद पर अड़े हैं और अपने आप को ही बस पीठ थपा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब आप लोग तो पूरे बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं। आप तो शराब से शिक्षा निकालने का मंत्र लेके आप लोग घूम रहे हैं, तो आपकी बात मान लीजिए। बच्चा के हाथ में आप लोग शराब थमाना चाह रहे हैं, तब हम मानेंगे कि हाँ, आप एक कामयाब कानून लाए हैं बिहार में और इसका फायदा बिहार को मिल रहा है। बस मेरा यही कहना होगा। अच्छे प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दारू माफिया के पैसों पर पलने वाले लोगों को बिहार पहचान रहा है कि कौन दारू माफिया के पैसों पर, इंटरनेशनल लीकर लॉबी के पैसों पर कौन पल रहा है, बिहार समझ रहा है। के पास आशीष जी समय की कमी है। प्रमोद जी, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो प्रीति नंदिनी या फिर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हटा देना चाहिए क्योंकि संभल नहीं रहा है, शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, आपको क्या लगता है?
देखिए सौरभ जी, कल भी डिबेट में मैंने ये कहने का काम किया था कि जब शराबबंदी नियम लागू किया गया तो एक ऐतिहासिक कदम था और क्रांतिकारी कदम था। उस समय भी महागठबंधन की सरकार थी और मैंने पहले भी कहा कि उसके पहले जब हम लोग सरकार में नहीं थे तो इसके शराबबंदी को लेकर के आंदोलन हम लोग करने का काम करते थे। और मेरा अपना मानना है, स्पष्ट मानना है कि कानून लाया गया है, लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखलाने की जरूरत है इस बंदी के पक्ष में, सरकार कहीं ना कहीं उसमें असफल रह रही है। और जिसका ये परिणाम हो रहा है, जिसका ये दुष्प्रभाव जो है समय समय पर इस प्रकार से लोगों की मौत के रूप में हम लोगों के बीच सामने आ रहा है। देखिए कैसे कल की घटना हुई, इसके पहले भी कई बार इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन सरकार क्या करती है कि छोटे स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके इतिश्री कर लेती है। आज सस्पेंड कर दिया गया, कुछ दिन के बाद सस्पेंशन वापस ले लिया जाएगा, यही कार्रवाई होती है। लेकिन जो नीचे से ऊपर तक जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? सत्ता के द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है उस पर कार्रवाई कब होगा? आखिर कौन लोग हैं? सिर्फ अभी प्रवक्ता बोल रही थी जदयू की कि सरकार सजग है। सरकार सजग नहीं है, वो आंख बंद करके, आंख मूंद कर करके बैठी हुई है। सिर्फ भगवान भरोसे सरकार चल रहा है। सौरभ जी, ठीक है, ठीक है। आकाश, आपके पास आखिरी में आ रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि शुरुआत भी मैंने आप ही से किया था। तो आप ये बताइए, आपको लगता है कि ये जो मौत का सिलसिला है ये कभी खत्म होगा, ऐसा कुछ? देखिए, खत्म होना जो शुरू होता है उसका खत्म होना तो लाजमी होता है और खत्म होगा ही। लेकिन भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो कि बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं ये संख्या 3 दर्जन के आसपास पहुंच सकती है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे लोगों को जो आखड़ा जुलूस निकला उसमें बहुत सारे लोगों को कम पैसे में शराब को ज्यादा कमाने के लिए बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है, म्यूट हो जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला कम खत्म तो होगा, लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे निश्चित तौर पर। तो सबसे बड़ी बात है कि सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और पिछले 8 सालों से बिहार में शराबबंदी लागू है। उसके बावजूद जहरीली शराब से लगातार बिहार में, राज्य में मौतें हो रही है और लगातार हो रही है। सरकार के मुखिया का बयान कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, नीतीश कुमार का साफ तौर पे कहना है कि अगर आप पियोगे तो मरोगे। यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। दूसरी तरफ लगातार कोशिश भी कर रही है कि शराबबंदी जो कानून है उसको सख्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मजबूत होगी कैसे? क्योंकि जो शराब तस्कर हैं वो आपके घर में बैठे हुए हैं और सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक कानून बनाने से केवल नहीं होगा, जब तक सरकार इस पर दृढ़ निश्चय ना हो जाए, जब तक ये ना ठान ले कि आज के बाद राज्य में शराब नहीं बिकेगा और ना ही कोई पिएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस कानून का कोई मतलब बनता है। हालांकि सरकार के तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, लगातार लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से बिहार सरकार को समीक्षा की जरूरत है, एक साथ बैठने की जरूरत है और उसके बाद ही कोई सकारात्मक कार्रवाई जो है इस कानून में दिखाई देगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगले बार, अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और अगर आप न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कमी हमारी तरफ से अगर आपको दिखती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आज की चर्चा जो है वो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक भी करना ना भूलें।